हेलो एवरीवन। कोलंबो सिक्योरिटी कॉन्क्लेव के बारे में आप लोगों ने न्यूज़ आर्टिकल्स में काफ़ी कुछ पढ़ा होगा। इसका रेलेवेंस यूपीएससी प्रीलिम्स तथा मेंस पर्सपेक्टिव से काफ़ी ज़्यादा है तथा ये जीएस पेपर 2 में इंडिया एंड इट्स नेबरहुड तथा इफेक्ट ऑफ पॉलिसीज एंड पॉलिटिक्स ऑफ कंट्रीज ऑन इंडियाज इंटरेस्ट के टॉपिक से रिलेटेड है। इसलिए इसको कवर करना काफ़ी इम्पोर्टेंट है। आइए सबसे पहले हम जानते हैं कि ये कोलंबो सिक्योरिटी कॉन्क्लेव सीएससी न्यूज़ में क्यों रहा। हाल ही में दिसंबर मंथ में एनएसए लेवल की मीटिंग सिक्स एनएसए लेवल की मीटिंग मॉरिशस में कंडक्ट की गई, जहां पे इंडिया के नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर अजीत डोवल ने पार्ट लिया। इस मीटिंग में एक रोड मैप तैयार हुआ 2024 के रिगार्डिंग, जहां पे सारी कंट्रीज सारे मेंबर्स ने इंडियन ओशन में सेफ्टी सिक्योरिटी की बात की और उसके लिए गाइडलाइंस पे एग्रीमेंट बनाया। मेजर इंपॉर्टेंट पार्ट जिस वजह से ये न्यू लाइमलाइट में आया वो था कि मालदीव जो इसका मेंबर है उसने इस मीटिंग में पार्ट नहीं लिया, जो रिफ्लेक्ट करता है कि क्यों हमें देखना पड़ेगा एज एन इंटरनेशनल इंस्टीट्यूशन मालदीव्स ने क्यों पार्ट नहीं लिया, क्या चीजें थी जिसकी वजह से इम्पैक्टफुल होकर मालदीव्स ने ना अटेंड करने की डिसीजन लिया। अब हम देखते हैं कि पहले कोलंबो सिक्योरिटी कॉन्क्लेव होता क्या है। ये एक रीजनल ग्रुपिंग है तथा मैरीटाइम सिक्योरिटी ग्रुप है जिसको 2001 में बनाया गया था। सबसे इसके 3 मेंबर थे इनिशियली 2011 में, इंडिया, श्रीलंका और मालदीव्स। 2011 से 2014 तक इसमें काफ़ी एंगेजमेंट रही और इंडिया और बाकी दोनों कंट्रीज़ ने भी समय-समय पर यहाँ पे मीटिंग्स वगैरह की। लेकिन 2011 से 2014 तक एग्रीमेंट्स के बाद 2014 से 2020 तक ये काफ़ी ठंडे बस्ते में चला गया और काफ़ी मिनिमल लेवल पे यहाँ पे एंगेजमेंट्स रहीं। इंडिया ने कोशिश की इसको दोबारा से रिवाइव करने की और 2020 में फिर से इस पे इंडिया और बाकी कंट्रीज ने मिलके एग्रीमेंट्स और इनिशिएटिव्स लेने शुरू किए तथा 2022 में इसका ये रिजल्ट हुआ कि मॉरिशस को इसका चौथा मेंबर बनाया गया और 2 एडिशनल ऑब्जर्वर मेंबर्स नियुक्त हुए, जैसे कि बांग्लादेश और सेशल्स। तो रिसेंटली इसके 4 मेंबर्स हैं और 2 ऑब्जर्वर कंट्रीज हैं, बांग्लादेश और सेशल्स। अब जो कोलंबो सिक्योरिटी कॉन्क्लेव है ये 4 पिलर्स पे स्टैंड करता है, जैसे इसके 5 स्तंभ हैं। आइए उन 5 पिलर्स के बारे में हम देखते हैं। पहला है मैरीटाइम सेफ्टी एंड सिक्योरिटी, समुद्री बचाव और सुरक्षा। दूसरा काउंटरिंग टेररिज्म एंड रेडिकलाइजेशन, आतंकवाद और कट्टरपंथ का मुकाबला करना। तीसरा कॉम्बैटिंग ट्रैफिकिंग एंड ट्रांसनेशनल ऑर्गेनाइज्ड क्राइम, तस्करी और अंतर्राष्ट्रीय संगठित अपराध का मुकाबला करना। चौथा साइबर सिक्योरिटी एंड प्रोटेक्शन ऑफ क्रिटिकल इंफ्रास्ट्रक्चर, साइबर सुरक्षा और महत्वपूर्ण बुनियादी ढांचे की सुरक्षा। और पांचवा पिलर है ह्यूमैनिटेरियन असिस्टेंस एंड डिजास्टर रिलीफ, मानवीय सहायता और आपदा। तो ये पांचों पॉइंट्स हमारे प्रीलिम्स पर्सपेक्टिव और मेंस पर्सपेक्टिव के लिए तो बहुत ही इंपॉर्टेंट है, तो इनको हमें ध्यान में जरूर रखना होगा। अब हम देखते हैं कि करंट डायनामिक्स क्या है जो बदल रहे हैं। वैसे तो हमने ट्रेडिशनली देखा है कि इंडिया ने हमेशा ही अपने नेबरिंग कंट्रीज या जो भी आसपास के नेशंस रहे हैं उनको हर मुसीबत या कोई भी आपदा आई है तो उसमें हेल्प किया है एज अ ब्रदरली बिग ब्रदर एटीट्यूड के तरीके से और नेट सिक्योरिटी प्रोवाइडर के तरीके से उसने उसको हेल्प की है, चाहे कोई डिफेंस रिलेटेड हो या इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट हो या फिर कोई इक्विपमेंट प्रोवाइड करना हो। इंडिया ने हमेशा एज अ फर्स्ट रिस्पॉन्डर की तरह रिएक्ट किया है, जैसे कि मान लो कहीं पे अर्थक्वेक आ जाता है, सुनामी आ जाता है या फिर कोविड की सिचुएशन रही, इंडिया ने हमेशा ह्यूमैनिटेरियन असिस्टेंस उसको दी है कंट्रीज को। ये तो इंडिया हमेशा से ही इनफॉर्मली वे में भी करता था और जियोपॉलिटिकली पीस एंड सिक्योरिटी मेंटेन करने के लिए करता था। पर अब जब सीएसकी को रिवाइव करने के सीएससी के थ्रू, इस कॉन्क्लेव के थ्रू इस वर्क को इसको एक प्लेटफॉर्म मिल जाएगा, प्रॉपर इंस्टीट्यूशनलाइज कर दिया जाएगा ताकि एक प्रॉपर ऑर्गेनाइजेशन में रोल्स डिफाइन हो पाए, इंडिया और अच्छे से रीजनल सिक्योरिटी को प्रमोट कर पाए तथा कंट्रीज के साथ मिलके, जैसे मालदीव्स हो गई, मॉरिशस हो गए, सेशल्स, श्रीलंका, इन कंट्रीज के साथ जुड़ के ही इस रीजन को, जो हमारा इंडो पैसिफिक रीजन है, जो कि आजकल जियोपॉलिटिक्स का गेम, आप कह सकते हैं कि यहीं पे सारी वर्ल्ड का नज़र है। यहाँ की मैरीटाइम, यहाँ पे कम्युनिकेशन लिंक्स जो हैं, यहाँ पे जो भी डायनामिक्स होते हैं, पूरे वर्ल्ड को इम्पैक्ट करती हैं। तो इंडिया चाहता है कि उसका हस्तक्षेप यहाँ पे बना रहे और वो पीस को मेंटेन करे। फिर हम देखेंगे चाइना फैक्टर भी बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर है, जिसकी वजह से इंडिया ने सोचा कि इसको रिवाइव किया जाए और इस कॉन्क्लेव के थ्रू अपना वर्चस्व बनाए रखें। चाइना कैसे इस रीजन में इम्पैक्ट करता है? चाइना का काफ़ी डिकेड से हम देख रहे हैं कि इंडो पैसिफिक रीजन में प्रेजेंस बढ़ती जा रही है। इंडो पैसिफिक रीजन मतलब इंडियन ओशन का रीजन, इंडिया से लगे हुए जितने नेशंस हैं इंडियन ओशन के आसपास।
इंडिया ने ये इस चाइना ने इस रीजन में सब्सटेंशियली इन्वेस्ट किया है बीआरआई प्रोजेक्ट्स के थ्रू। साथ ही साथ वो इंडिया के इन्फ्लुएंस को कम करने के लिए वो क्रिशियन सी लाइंस पे, मतलब जो लाइंस ऑफ कम्युनिकेशन होती हैं वहां पे अलग अलग अपने पोर्ट्स और बेसिस कंडक्ट कर रहा है, ट्रेड को कंट्रोल करने की कोशिश कर रहा है। चाहे हम इंडोनेशिया देखें, म्यांमार देखें, या ग्वादर पोर्ट देखें, या जिबूती की तरफ हम देखें, तो चाइना के शिप्स वगैरह अन मतलब वो इंटरनेशनल लॉज को बिना फॉलो किए भी कभी ना कभी उनके सीज मराइन्स इधर उधर फ्रिगेट करती रहती हैं। दूसरा, जो चाइना जो है दूसरी कंट्रीज के साथ इस रीजन में डिफेंस टाइज बढ़ा रहा है, मैरीटाइम एक्सरसाइजेस कंडक्ट कर रहा है श्रीलंका के साथ, सेशल्स के साथ, म्यांमार के साथ, तथा उसके बेसिस जो है जिबूती में, और श्रीलंका का जो हम्बन पोर्ट है जो श्रीलंका ने 99 साल के लिए चाइना को लीज पे दे रखा है। तो ये इंडिया की सिक्योरिटी को भी हैम्पर करता है कि चाइना कभी भी इंडिया पे अ, अपना अटैक कर सकता है। वैसे चाइना की हमेशा से टेंडेंसी रही है कि दूसरे देशों पे अटैक करके उनके रीजंस को कॉन्कर करना, ये इंटरनल उसका वो फैक्टर रहा है। साइंटिफिक शिप्स टू मैप द इंडियन ओशन बेड, चाइना ऑल्सो साइंटिफिक शिप्स को भेजता रहता है इंडियन ओशन बेड में, ताकि वहाँ पे जो हाइड्रोकार्बन्स है या ग्रैनुअल्स है या वहाँ पे इंपॉर्टेंट रिसोर्सेज हैं उनको जल्दी से जल्दी हासिल कर ले और उस पे अपना कब्जा कर ले। तो चाइना का फैक्टर भी बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर होता है जो हमें इस कॉन्क्लेव के थ्रू हम उसको केटर कर सकते हैं, उसके अंदर डिफेंड कर सकते हैं। अब हम आगे इस कॉन्क्लेव के थ्रू और इस चाइना फैक्टर को मेजर करते हैं क्या देख सकते हैं। जो आइलैंड नेशंस हैं वो हमेशा ही बहुत ही डेमोक्रेटिक कंट्रीज हैं और वनरेबल रहती हैं अपने इंटरनल पॉलिटिक्स की वजह से। मालदीव्स का है हो या फिर हम सेशल्स देखें या श्रीलंका देखें, इंटरनल पॉलिटिक्स की वजह से उनके पास दो कार्ड्स रहते हैं जो वो प्ले करते हैं, या तो चाइना या इंडिया। तो जैसे इन कंट्रीज को जहां पे फायदा लगता है वो उस तरीके से रिएक्ट करती हैं और वैसे डिसीजंस लेती हैं। इस चीज़ के लिए इंडिया को भी तैयार रहना चाहिए ताकि वो अपने स्ट्रैटेजिक इंटरेस्ट को, अपने नेशनल इंटरेस्ट को भी टॉप प्रायोरिटी दे, साथ ही साथ वो रीजन में भी पीस और प्रोस्पेरिटी बना के रखे। इंडिया ही एक कंट्री है जो चाइना को एकदम टक्कर दे सकता है और चाइना की जो अथॉरिटेटिव रिज़ाइम है उससे बाकी नेशंस को बचा सकता है। धीरे-धीरे ये बात सामने भी आ रही है कि चाइना अपना हस्तक्षेप अन और या फिर आप कह सकते हो इल्लीगल तरीके से दूसरी कंट्रीज में हस्तक्षेप करता है, जो कि ग्लोबल वर्ल्ड ऑर्डर के लिए सही नहीं है। तो इंडिया इस सीएससी के थ्रू एक कंसोलिडेट अपना एक रीजनल लीडरशिप की तरह उभर सकता है। होपफुली आपको ये लेक्चर समझ में आया होगा, इस कॉन्टेक्स्ट समझ में आया आया होगा। थैंक यू एंड हैव अ गुड डे।